उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It is our fourth video of chapter Cell Unit of Life, and today we are starting with Golgi bodies. So let us understand what are Golgi bodies and who discovered them. So Camillo Golgi in 1898 first observed tensely staying reticulate structure under nucleus. Camillo Golgi नाम के शख्स ने पहली बार Golgi bodies को ऑब्जर्व किया था। डेंसली स्टेड रेटिकुलेट मतलब ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर में इनको ऑब्जर्व किया था। He named them Golgi bodies after him. उसने अपने नाम पर इनका नाम Golgi bodies रख दिया। In plant cell it is known as dictyosomes. Plant cell में इनको क्या कहते हैं? Dictyosomes. They are present in eukaryotes but absent in prokaryotes. प्रोकैरियोट सेल में ये एब्सेंट होती है पर यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। They consist of many flat disc sacs और cisternae. They are stacked parallel to each other. ये एक दूसरे के पैरेलल होती है ऐसे। पिछली वीडियो में हमने सिस्टरने का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, वो कैसा होता है? एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसे ये गोल्गी बॉडीज एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्ड होती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब जो इसकी मेम्ब्रेन होती है सिस्टर में, जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? फ्लूइड और यहाँ मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है? ये होता है ल्यूमेन। ये क्या है? एक फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स है जो सिस्टर में के अंदर होता है। The adjacent cisternae are separated by intercellular space. ये जो एक दूसरे से ये स्पेस है इनके बीच में, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और जो इनकी ये वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं कॉन्केव साइड और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। सो नाउ लेट्स डू अदर पॉइंट्स। 1 तो एक फेस होता है गोल्गी बॉडीज का कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव। इसे एक कन्वेक्स है और ये कनकेव। जो कन्वेक्स फेस होता है उसको हम और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेस। इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस और कनकेव को कहते हैं ट्रांसफेस। फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला लाइसोसोम फॉर्मेशन, सेकेंड इज प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो है वो हो सकती है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब सेल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बना सकता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, एंजाइम्स। ग्लाइकोप्रोटीन बनता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से, लाइपोप्रोटीन बनता है लिपिड्स प्लस प्रोटीन से, और एंजाइम्स तो होते हैं। और ये हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में, एक्रोसोम फॉर्मेशन में और सेल प्लेट फॉर्मेशन में, किसमें? प्लांट सेल में। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। तो अब पहले पढ़ते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जैसे गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो धीरे धीरे एक साइड पे यहाँ पे जैसे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ से डिटैच हो जाता है और एक अलग बॉडी बन जाती है जो क्या होता है? लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी से एंजाइम्स एक एंड पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जब वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं तो ये बॉडी यहाँ से डिटैच होकर एक अलग लाइसोसोम बन जाती है। तो ये होती है लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और पैकेजिंग में क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अलग अलग चीज़ें पैक हो जाती हैं। और एक्रोसोम फॉर्मेशन अब ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे ये एग सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे ना लेयर सी बननी शुरू हो जाती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। इसको कहते हैं एक्रोसोम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करती है?
जब स्पर्म यहाँ पे आता है एग सेल पे, तो ये जो एग सेल की कोटिंग होती है उसको खा जा मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाती है, इस कोटिंग को डाइजेस्ट कर जाती है और स्पर्म को एग सेल में एंटर करने में हेल्प करती है। ये होता है एक्रोसोम का फंक्शन और ये एक्रोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन की तरफ। क्या होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन? प्लांट सेल में जब सेल डिवाइड करना हो शुरू करता है ना, तो क्या होता है गोल्गी बॉडीज जो होती है वो सेंटर में आके ना सारी ऐसे कनेक्ट हो जाती है सेंटर में, और ये जो डिवीजन होती है ये सेंट्रीफ्यूगल होती है। कौन सी डिवीजन होती है? सेंट्रीफ्यूगल, मतलब ये अवे फ्रॉम सेंटर होती है, सेंटर से दूर जा जाकर ये सेल को डिवाइड कर देती है। तो ये होते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉडीज के फॉर्मेशन और उनके फंक्शंस। फॉर्मिंग फेस रिसीव द ट्रांजिशनल वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये हमारा फॉर्मिंग फेस है, ये पहले ट्रांजिशन वेसिकल को रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द वेसिकल फ्यूज विद गोल्गी बॉडीज एंड रिलीजेस द कंटेंट। जो ये वेसिकल होती है ये गोल्गी बॉडीज के साथ फ्यूज कर जाती है और अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे रिलीज कर देती है। द कंटेंट पास थ्रू सिस्टरने एंड रीच द मैच्योरिंग फेज। ये जो कंटेंट होता है सिस्टरने से पास करके मैच्योरिंग फेज में पहुँच जाता है। सम वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडीज स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गोल्गी बॉडीज की कुछ वेसिकल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दैट आर ऑब्टेन्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फाइनली फॉर्म्स प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो ये जो होते हैं गोल्गी बॉडीज, इनका जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब ये कलेक्ट होते हैं ये यहाँ से डिटैच होकर लाइसोसोम बन जाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाते हैं। कब चलते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। ये हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड सिंथेसाइज्ड बाय ईआर। मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन और लिपिड्स की, जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है। हेल्पिंग एक्रोसोम फॉर्मेशन, जो कि हमने पहले पढ़ा है, ये एक्रोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जो एग और स्पर्म सेल को एक दूसरे से मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, तो ये प्लांट सेल में सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। सो लेट अस मूव नाउ टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिल्ड होती है मैट्रिक्स से। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स फिल किया हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग होती है जो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दे आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए इन्हें कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। So now let's move to its structure. तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस है इन्हें हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और जो हमने पढ़ा था कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। तो ये है इनका डीएनए और ये ऑक्सीजोम। तो अब ऑक्सीजोम का क्या फंक्शन होता है? यहाँ पे जितने भी H+ आयन है वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यहाँ से वो ऑक्सीजोम के थ्रू यहाँ सेल में बाहर निकलते हैं। तो ये फॉर्म में होते हैं एडीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में, जिनको ये H+ आयन मिलके
एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं एनर्जी हाउस ऑफ सेल या इसकी राइबोसोम, और ये जो फोल्डिंग्स है इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये होता है इनका हेड, ये स्टॉक और ये टेल, और इनका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एटीपी विद हेल्प ऑफ H+। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लाइसोसोम क्या थे, इनको किसने डिस्कवर किया और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हम सब पढ़ेंगे। These are discovered by Christian D. Duke in 1955. These were small vesicle bounded by single membrane. ये छोटी छोटी वेसिकल टाइप होती है जिनको सिंगल मेम्ब्रेन में बंद होती हैं। Their diameter varies from 0 to 0.2 to 0.8 नैनोमीटर। इनका डायमीटर इससे वेरी करता रहता है। They occur in all animal cells with exception of RBCs। सारे एनिमल सेल में होते हैं पर आरबीसीज में नहीं होती है लाइसोसोम्स। दे आर फंक्शनिंग इन एसिडिक पीएच। ये एसिडिक पीएच में फंक्शन करती है, वो होती है 4 to 5 की एसिडिक पीएच में ही ये वर्क करती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। और इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि हमारे प्रोटीन्स फैट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अब चलते हैं इनकी फॉर्मेशन की ओर। तो अब लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो लाइसोसोम होते हैं ये जॉइंट एक्टिविटी से बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज की। इन दोनों की हेल्प से लाइसोसोम फॉर्म होते हैं, जिस सिस्टम को हम कहते हैं GRL सिस्टम। ठीक है, द फॉर्मिंग फेस रिसीव हाइड्रोलिटिक एंजाइम फ्रॉम ER। ये जो फॉर्मिंग फेस होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है। फॉर्मिंग फेस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है और फिर इन एंजाइम्स को पैक कर दिया जाता है वेसिकल्स में, और पिंच ऑफ, मतलब ये जो गोल्गी बॉडीज हैं यहाँ पहुँचते तो इनसे पिंच ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स which led to formation of lysosome। ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब लाइसोसोम का एक और फंक्शन होता है, ये सेल के स्टमक की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे स्टमक हमारी सारे प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट कर लेता है, वैसे ही लाइसोसोम भी फूड को डाइजेस्ट करती है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। ठीक है, लाइसोसोम क्या करते हैं, एक्सेस वोन आउट ऑर्गेनेलिस, जो ऑर्गेनेलिस खराब हो जाती हैं या फिर वो डेड हो जाती हैं, और या फिर वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे सेल में आ जाते हैं, इनको एनगल्फ कर जाते हैं और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम ये क्या करते हैं, दे एनगल्फ देयर ओन सेल एंड डाइजेस्ट देम इन केस ऑफ स्टार्वेशन। अगर सेल को फूड ना मिले तो लाइसोसोम क्या करते हैं, ये जैसे एक सेल है, इसमें ये लाइसोसोम है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना ये ऐसे धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है और इनके जो एंजाइम्स वो बर्स्ट हो जाते हैं और अपने ही सेल को खा जाते हैं, ताकि ये क्योंकि ड्यू द टाइम ऑफ स्टार्वेशन। और ऑटोलाइसिस में क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल अक्सर एट एजिंग और डेथ और डिसीज सेल। जब सेल मतलब डेड हो जाता है या फिर उसको कोई डिसीज हो जाती है, मतलब सेल को खराब हो जाता है वो सेल, तो भी ये बर्स्ट हो जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका मतलब क्या है, अपनी सेल में अलग अलग स्टेजेस से वेरी करते हैं। पहले होती है प्राइमरी लाइसोसोम, न्यूली पिंच्ड ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी ऑपरेटस। जैसे कि ये हमारा गोल्गी ऑपरेटस है, इससे जो लाइसोसोम अभी अभी मतलब डिटैच हुए होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब आपके सेकेंडरी लाइसोसोम, इनको क्या कहते हैं, हेट्रोफेगस और डाइजेस्टिव वेक्टर्स। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइसोसोम होता है प्राइमरी लाइसोसोम, और ये है हमारे पास फूड वैक्यूल।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फूड वैक्यूल के साथ मतलब मिक्स हो जाते हैं दोनों आपस में, और ये इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम और इसमें फूड रिमेनिंग फूड जो होता है हमारा वो होता है। तो जब ये कंबाइन करके सिंक बन जाते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका हमें देखने को मिलता है। तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। हेटेरोफेगस और डाइजेस्टिव, मतलब डाइजेस्टिव वैक्यूल्स मतलब जो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आगे आते हैं टर्शरी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम्स। रेजिडुअल लाइसोसोम्स दे कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल विच इज लेटर थ्रोन आउट ऑफ द सेल। अब ये जो है जब इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया तो अब आए नेक्स्ट लाइसोसोम, जिनको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम और रेजिडुअल लाइसोसोम। ये क्या करते हैं, इनमें ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, इसको सेल से बाहर थ्रो कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे लाइसोसोम है पॉलीमॉर्फिक है, मतलब अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। तो अब चलते हैं प्लास्टिड की तरफ। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस वगैरह ये सब। तो प्लास्टिड को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ई हैक्टल ने। वे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये लाइसोसोम की ही फॉर्म होते हैं। मतलब प्लास्टिड्स का कलर के बेसिस पे 3 फॉर्म्स होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि मैंने बताया था ये कलरलेस होते हैं और जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और नॉन ग्रीन सेल्स में। ठीक है, अब इनके भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट्स को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अब चलते हैं क्रोमोप्लास्ट पर। जैसे मैंने बताया था कि क्रोमोप्लास्ट येलो या फिर रेड कलर के होते हैं और ये क्या करते हैं, कलर देते हैं फ्रूट और फ्लावर्स को। जो फ्रूट और फ्लावर्स में कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश ड्यूरिंग राइपनिंग इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। अब जैसे कोई फ्रूट कच्चा है तो वो कच्चा जब होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। ये है अनराइपन फ्रूट, तो ये ग्रीन कलर का होगा, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। पर जब इसकी राइपनिंग होती है तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जो कि शो करता है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो प्लास्टिड में हमारा लास्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जो कि पार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब ये फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। ये कैसे होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है इनकी, और ये इनका जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया। तो अब इनके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये 2 मेम्ब्रेन के बने होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये होते हैं इनके राइबोसोम 70S टाइप होते हैं। इनके राइबोसोम 70S टाइप होते हैं। उनके अंदर छोटा छोटा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लिक्विड टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और इनकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं ग्रैनम, और सिंगल को कहते हैं थैलोकॉइड। इकट्ठे को कहते हैं ग्रैनम और सिंगल को कहते हैं थैलोकॉइड।
और ये इनका डीएनए है। और ये जो स्पेस हमें दिख रही है ना 2 लाइन, इसको हम कहते हैं इंटरग्रेनुलर थैलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमिला। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम होते हैं ना, ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस। अब सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है? मतलब ये अपने डीएनए और प्रोटीन्स, इनके पास डीएनए और अपना राइबोसोम होता है ना, तो ये अपने कुछ प्रोटीन्स को बना सकते हैं। कैन मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। ये अपने आप की कुछ प्रोटीन्स को बना सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और अगर आप लोगों को वीडियो के कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बाय बाय गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।